हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। ये वीडियो क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 में हैं और सामाजिक विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आज की इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान के पूरे बुक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ठीक है, पूरे बुक के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हो। क्लास 10 आपका सामाजिक विज्ञान का, ठीक है, 60 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। 60 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, और ये इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। 100% यही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आपको समझकर ही जाना है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस बताए जाएं आप सारे क्वेश्चंस को जरूर याद कर लेना। तो आप लोग सारे क्वेश्चन को जरूर याद कर लेना। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे बुक से हैं और इससे बाहर एक भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में सिलेक्ट किया गया है जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलो हम लोग एक एक क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं आया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत करके ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बनाया गया है। ठीक है, स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें पूछ रहा है कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। ठीक है, जो यंग इटली सोसाइटी है उसका संस्थापक कौन था। ऑप्शन नंबर का है गैरीबाल्डी, खा है इसको आपको बिस्मार्क कर लेना। ठीक है, बिस्मार्क, एंड गा है कावूर, एंड गा है मेंजनी। ठीक है, तो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था स्टूडेंट? सभी स्टूडेंट को पता होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। ठीक है, तो आप लोग याद कर लेना यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक जो था वो मेंजनी था। ऑप्शन नंबर घ जो है वो हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ हमारा बिल्कुल सही है। याद रखना पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर घ हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखो कि फ्रांस की क्रांति हुई। ठीक है, या फिर इसी क्वेश्चन को पूछ सकता है फ्रांसीसी क्रांति प्रारंभ किस वर्ष में हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लो, यहां से अलग अलग है कि फ्रांस की क्रांति हुई या फिर फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। ऑप्शन नंबर का है 1788 ईस्वी, खा है 1789 ईस्वी, गा है 1790 ईस्वी, एंड घा है 1787 ईस्वी। तो बच्चों फ्रांस की क्रांति कब हुई? सारे स्टूडेंट को पता होगा कि फ्रांसीसी क्रांति जो है वो कब हुआ? 1789 ईस्वी में। कब हुआ? ऑप्शन नंबर खा हमारा बिल्कुल सही है, 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है। जो राष्ट्रवाद है बच्चों, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? सारे स्टूडेंट को पता होगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या फिर इसी क्वेश्चन को आप लोग से पूछ सकता है राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ। क्वेश्चन कई टाइप से आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों से कई टाइप से पूछ सकता है। तो ये दो प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जर्मनी से हुआ या इटली से हुआ या आपका गा है फ्रांस या घा है इंग्लैंड। तो बच्चों राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ है वो कहां से हुआ? राष्ट्रवाद का प्रारंभ जो है वो फ्रांस से हुआ। ऑप्शन नंबर गा जो है वो बिल्कुल सही है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जो है वो फ्रांस से हुआ है। ठीक है, फ्रांस से हुआ था। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है। या फिर इसी क्वेश्चन को पूछ सकता है जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। तो जर्मनी का एकीकरण मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है, जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण भी पढ़ाया है। तो ऑप्शन नंबर का है हमारा ऑटोमान बिस्मार्क, एंड खा है काइजर विलियम प्रथम, गा है हिटलर, एंड घा है मैत्सिनी। तो बच्चों जो जर्मनी का एकीकरण है इसका जो श्रेय है वो बिस्मार्क को दिया जाता है, ऑटोमान बिस्मार्क को। ऑप्शन नंबर का जो है वो बिल्कुल सही है। सारे स्टूडेंट नोट करते रहना, नोट्स बनाते रहना। ये सारे आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में, यहां से ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, और सारा क्वेश्चन समझ कर जाना, बहुत ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा ऑप्शन नंबर का सही है कि ऑटोमान बिस्मार्क जो है वो जर्मनी का एकीकरण का जनक या श्रेय माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है कि नेपोलियन का पराजय कब हुआ। ठीक है, नेपोलियन का पराजय कब हुआ? आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 में ये बताना है कि नेपोलियन का पराजय कब हुआ था। ऑप्शन नंबर का है 1814 ईस्वी, खा है 1815, गा है 1816, एंड घा है 1817। तो स्टूडेंट जो नेपोलियन का पराजय है वो कब हुआ? नेपोलियन का पराजय 1815 में हुआ था। कब हुआ था? 1815 में। हमारा ऑप्शन नंबर खा जो है वो बिल्कुल सही है कि नेपोलियन का जो पराजय है वो 1815 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, खा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1914 में या 1915 में या 1918 में या 1919 में। तो महात्मा गांधी जी दक्षिण
दक्षिण अफ्रीका से वापस 1915 में लौटे थे। कब लौटे थे वापस? 1915 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा खा वाला ऑप्शन सही है कि 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे। क्वेश्चन नंबर 7 अब हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 समझो कि यहाँ कि महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया? महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया बच्चों? 1919 में या 1920 में या 1922 में या 1923 में? तो बच्चों महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया? कब आरंभ किया था? 1920 ईस्वी में। खा वाला ऑप्शन हमारा सही है। 1920 में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन आरंभ किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 8 नंबर कि पूना पैक्ट किन दोनों नेताओं के मध्य हुआ था? जो पूना पैक्ट है, पूना पैक्ट किन दो नेताओं के मध्य हुआ था? तो ऑप्शन नंबर का है गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच, या खा है गांधी जी और नेहरू के बीच, या गा है आपका गांधी जी और सरदार पटेल के बीच, या घा है नेहरू जी और सुभाष चंद्र के बीच। तो बच्चा पूना पैक्ट जो है वो किन दो नेताओं के बीच हुआ था? तो पूना पैक्ट जो हमारा है वो गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर का जो है वो बिल्कुल सही है, गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच हमारा पूना पैक्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर का जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर का हमारा बिल्कुल सही है। स्टूडेंट अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 तक हमारा हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किन शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ हुई? जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसकी शुरुआत किस आप लोगों को महत्वपूर्ण घटना के बाद हुई? इसका आप लोगों को आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर का है रॉलेट एक्ट की घोषणा, नमक कानून तोड़कर, या साइमन कमीशन के आगमन से, या जलियांवाला बाग हत्याकांड से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा नमक कानून तोड़कर। ऑप्शन नंबर खा जो है वो बिल्कुल सही है, नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ये घटना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो बच्चों, करो या मरो का नारा किसका था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन नंबर का है सुभाष चंद्र बोस, खा आपका है चंद्रशेखर आजाद, या गा है भगत सिंह, या घा ऑप्शन है हमारा महात्मा गांधी। तो बच्चों करो या मरो का जो नारा था वो महात्मा गांधी जी ने दिया था। ध्यान रखना, महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो घा है वो बिल्कुल सही है कि करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा ऑप्शन नंबर घा बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 देखो यहाँ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर का है 85 में, खा है 1904 में, या 1857 में, या 1855 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बच्चों कब हुई थी? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ा रखा है सारे को। ठीक है, तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा का वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 12 पर अब आ जाओ। महामंडी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? जो महामंडी है, महामंडी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ, या फिर आर्थिक महामंडी का प्रारंभ कब हुआ? आर्थिक महामंडी का प्रारंभ कब हुआ, या महामंडी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? ऑप्शन नंबर का है 1919 में, खा है 1924 में, एंड गा है 1929 में, एंड घा है 1934 में। तो बच्चों महामंडी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? महामंडी याद करो, महामंडी के कारण भी मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, तो महामंडी का प्रारंभ जो है वो 1929 में हुआ था। कब हुआ था? 1929 में। हमारा गा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13 है कि अफ्रीका में किस बीमारी के प्रसार से अधिकांश जानवरों की मृत्यु हो गई? अफ्रीका में किस बीमारी के प्रसार से, किस बीमारी के कारण अधिकांश जानवरों की मृत्यु हो गई? ठीक है, ऑप्शन नंबर का है प्लेग से, या खा है मलेरिया से, या रीडर पेस्ट से, या एनिमल फीवर से। जो बच्चे नहीं जानते होंगे, अगर तुक्का लगाना होगा ना तो डायरेक्ट लगाएंगे एनिमल फीवर से, क्योंकि एनिमल इसमें नाम आ गया और यहाँ जानवरों का नाम आ गया, तो ये तुक्का लगा देंगे। ठीक है, ये ट्रिक है, लेकिन ये नहीं है बच्चों, वो हमारा है रीडर पेस्ट। ऑप्शन नंबर गा वाला हमारा सही है कि किस बीमारी के कारण? रीडर पेस्ट बीमारी के कारण अधिकांश जानवरों की मृत्यु हो गई। केवल 10% जानवर बचे, उसमें से 5% बड़े बड़े राजाओं ने भी कब्जा कर लिया, बस 5% ही जानवर बचे थे। 14 नंबर क्वेश्चन है कि 1914 से 1919 के बीच विश्व के शक्तिशाली देशों की आपसी औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा और उनके साम्राज्यवादी इरादों के कारण कौन सा युद्ध हुआ? ठीक है, कौन सा युद्ध हुआ था 1914 और 1919 से? ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध, या रूस जापान युद्ध, या अणुबम युद्ध, या द्वितीय विश्व युद्ध? तो बच्चों ये हुआ हमारा प्रथम विश्व युद्ध। ऑप्शन नंबर का हमारा बिल्कुल सही है। इसका क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर का सही है कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था।
ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाओ बच्चों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 है कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था, या फिर प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ, कई टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ किस वर्ष हुआ, आप लोगों को यह बताना है। तो प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ किस वर्ष हुआ, तो प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हमारा 1914 में हुआ था। कब हुआ था, 1914 में। याद रखना हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही है कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, ऑप्शन नंबर का है 1945 में, खा है 1942 में, या गा है 1920 में, या गा है 1947 में। तो बच्चों आप लोगों को यह बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी। कब हुई थी, 1945 ईस्वी में। हमारा ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 17 देखो अब आप लोग यहाँ कि निम्न में से कौन सा अजैवीय संसाधन है। अजैवीय संसाधन बताना है कि आप लोगों का अजैवीय संसाधन कौन सा है। ऑप्शन नंबर का है चट्टाने, खा है पशु, या गा है पौधे, या घा है मछलियां। तो बच्चों अजैवीय संसाधन का मतलब है जिसमें जीवन नहीं होता, जिसकी प्राप्ति जीवमंडल से नहीं होती, ये निर्जीव होते हैं। कैसे होते हैं, निर्जीव होते हैं। तो निर्जीव इसमें से कौन है, चारों में से कौन है निर्जीव, चट्टाने है ना। तो चट्टाने हमारा एक अजैवीय संसाधन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही है कि हमारा जो चट्टाने हैं वो एक अजैवीय संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर का है काली, पीली, या लेटराइट, या सीमेंट। तो बच्चों काली, पीली, लेटराइट ये सब तो मिट्टियां होती ही हैं, लेकिन सीमेंट कोई मिट्टी का प्रकार नहीं है। सीमेंट हमारा मिट्टी का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर घ जो है वो बिल्कुल सही है कि सीमेंट हमारा मिट्टी का प्रकार नहीं है। तो अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 19 है कि चाय की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है। कि चाय की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है, काली, लाल मृदा, या जलोढ़ मृदा, या पर्वतीय मृदा, या लेटराइट मृदा। तो बच्चों चाय की खेती के लिए कौन सी मृदा सबसे अच्छी मानी जाती है। तो चाय की खेती के लिए हम लोग लेटराइट मृदा सबसे अच्छा मानते हैं। लेटराइट मृदा हमारा सबसे अच्छा होता है। ऑप्शन नंबर घ जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। व्यक्तिगत का मतलब है कि वो व्यक्ति के द्वारा नहीं बनाया गया है। का है बागान, बागान तो एक व्यक्तिगत संसाधन है। भूमि भी लगभग व्यक्तिगत संसाधन है। चारागाह भी। और खनिज संसाधन नहीं है। खनिज संसाधन एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है बच्चों, क्योंकि ये जो है नीचे से निकाला जाता है भूपटपट्टी से, और ये व्यक्ति नहीं बना सकते, ठीक है, वरना खनिजों की कमी नहीं होती। तो अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 देखो कि भारत में कितने परसेंट स्तनधारियों की लुप्त होने की खतरा है। कितने परसेंट स्तनधारियों की लुप्त होने की खतरा है, आपको ये बताना है। का ऑप्शन है 10%, खा है 20%, गा है 30%, या घा है 40%। तो बच्चों कितने परसेंट स्तनधारियों की लुप्त होने की खतरा है, तो वो हमारा है 20%। कितने परसेंट, 20% स्तनधारियों की लुप्त होने की खतरा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यहां आप लोग ध्यान से समझो, थोड़ा सा मिस्टेक है। यहां आप लोग लिख लेना चिपको, ठीक है, चिपको लिख लेना। चिपको आंदोलन संबंधित है, ठीक है। जो चिपको आंदोलन है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर का है मृदा संरक्षण से, या जल संरक्षण से, या वन संरक्षण से, या वायु संरक्षण से। तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है स्टूडेंट, तो चिपको आंदोलन जो हमारा है वो वन संरक्षण से संबंधित है, ठीक है, क्योंकि पेड़ों को काटने से रोका जा रहा था चिपको आंदोलन के द्वारा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन। स्टूडेंट 23 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखो। 23 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत में सबसे पहले वन एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। आपको यह बताना है कि भारत में सबसे पहले जो आपका वन एवं वन्य जीव संरक्षण किस वर्ष पारित किया गया। ऑप्शन नंबर का है 1970 में, खा है यहाँ खा है 1972 में, या 1983 में, या 1990 में। तो बच्चों ये सबसे पहले पारित किया गया था 1972 में। कब, 1972 में। खा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यहां हमारा खा वाला सही है, ठीक है, खा वाला 1972 में। एंड 24 नंबर है कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है।
जो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क है वो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर का है असम में, खा है पश्चिम बंगाल, गा है उड़ीसा में या मध्य प्रदेश में। तो जो हमारा सुंदरवन पार्क है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहां स्थित है बच्चों? पश्चिम बंगाल में स्थित है सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, तो हमारा 24 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो आ जाओ 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर देखो यहां कि भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस पर बनाई गई? भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई? दामोदर नदी या कोसी नदी या नर्मदा नदी या चिनाब? ठीक है, तो भारत की जो पहली नदी घाटी परियोजना है बच्चों वो किस नदी पर बनाई गई? तो वो हमारा है बच्चों दामोदर नदी पर। किस पर? दामोदर नदी पर। ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ये है हमारा दामोदर नदी। ठीक है, दामोदर नदी पर बनाई गई। क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है? महात्मा गांधी जी ने या विनोबा भावे ने या जवाहरलाल नेहरू ने या अन्ना हजारे ने? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा स्टूडेंट जवाहरलाल नेहरू ने। कौन कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने बताया था कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो है वो आधुनिक भारत का मंदिर है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखो कि टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? टिहरी बांध परियोजना, तो टिहरी बांध परियोजना जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। याद रखना उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर खा जो है वो बिल्कुल सही है कि टिहरी बांध परियोजना जो हमारा है वो उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी एक रबी फसल है? इनमें से कौन सी एक रबी फसल है? चावल है या मोटे अनाज या चना या काला चना या कपास? तो बच्चों याद रखना चना या काला चना जो है ऑप्शन नंबर गा जो है बिल्कुल सही है। चना या काला चना जो है वो हमारा एक रबी की फसल है। ठीक है, चना या काला चना। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 29 देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? जूट है या जौ है या कॉफी है या रबड़ है? तो निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है बच्चों? रेशेदार फसल, तो रेशेदार फसल जूट होता है। ऑप्शन नंबर का हमारा बिल्कुल सही है कि रेशेदार फसल जो है वो जूट है। ठीक है, चलो हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपड़ फसल है? देखो रेशेदार फसल, रोपड़ फसल एंड कुछ और फसल होते हैं जैसे जायद की फसल, खरीफ की फसल, रबी की फसल, ये सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा रोपड़ फसल है गेहूं है या गन्ना है या चना है या हमारा मूंगफली है, तो रोपड़ फसल हमारा गन्ना है। कौन सा है? गन्ना है। ऑप्शन नंबर हमारा खा वाला बिल्कुल सही है, गन्ना बिल्कुल सही है। ये एक रोपड़ फसल है। कौन सा है? रोपण फसल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 तक आपको सारा समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टूडेंट अब हम लोग देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया? जो भूदान आंदोलन है वो किसके द्वारा आरंभ किया गया? महात्मा गांधी जी के द्वारा या विनोबा भावे के द्वारा या जवाहरलाल नेहरू के द्वारा या इंदिरा गांधी के द्वारा? तो जो भूदान आंदोलन है बच्चों वो विनोबा भावे के द्वारा करा गया था। ठीक है, विनोबा भावे के द्वारा। ठीक है, अगला है 32 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत आती है? मोटे अनाज के अंतर्गत उसकी अध्ययन की जाती है, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, सम्मिलित की जाती है। चना है या हमारा ज्वार है या मूंगफली है या आपका मूंग है? तो हमारा ज्वार है जो है वो एक मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है, ज्वार। ठीक है, ज्वार सही है। क्वेश्चन नंबर 33 पर अब आ जाओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या पूछ रहा है कि झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? जो झारखंड में स्थित कोडरमा है वो किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? बॉक्साइट का या ज्वार लौह अयस्क का या अर्धरक का या तांबा का? तो बच्चों इसका हमारा राइट आंसर होगा अर्धरक का। ठीक है, जो झारखंड में स्थित कोडरमा है वो अर्धरक का जो है वो अग्रणी उत्पादक माना जाता है। किसका? अर्धरक का अग्रणी उत्पादक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ, निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है ये आपको बताना है। तो इसमें से हमारा जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है बच्चों वो हमारा है सौर ऊर्जा। कौन सा है? सौर ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर खा हमारा बिल्कुल सही है कि सौर ऊर्जा जो है वो एक गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारा क्वेश्चन देख लो स्टूडेंट, बहुत ज्यादा मेहनत किया गया है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें मेहनत लगा है, तो आप लोग लाइक करते रहना, शेयर भी करते रहो सभी स्टूडेंट के पास ताकि वो भी इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ सके। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो 35।
निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? बच्चों इसको कर देना परंपरागत, ठीक है, इसको गैर को हटा देना, थोड़ा सा गलती है, लेकिन गैर हटा देना, केवल परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कर देना, क्योंकि ये हमारा गैर परंपरागत है, ये भी आपका गैर परंपरागत है, ये भी गैर परंपरागत है, लेकिन इसमें से हमारा कौन सा परंपरागत है? तो वो हमारा कोयला। कोयला एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन देखो, वैसे हो सकता है कि बुक में भी मिस्टेक हो, मैंने देखा है, ठीक है, गाइड में भी। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत है? कौन सा खनिज जो है वो आधारभूत खनिज माना जाता है, ठीक है, खनिज आधारभूत है, तो वो हमारा है बच्चों मैग्नीज या आर्वरक, ठीक है, इसको आर्वरक कर देना, और लौह अयस्क या तांबा, तो हमारा लौह अयस्क जो है वो आपका आधारभूत खनिज माना जाता है। कौन सा माना जाता है? लौह अयस्क जो है वो आधारभूत खनिज माना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 हो गया। क्वेश्चन नंबर 37 पर आ जाऊं। क्वेश्चन नंबर 37 देखो, निम्नलिखित में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी गलियारे से जुड़े हुए हैं? मुंबई तथा नागार्जुन, ठीक है, या फिर आपका मुंबई और तथा नागपुर, या मुंबई और कोलकाता, या सिलिचर और पोरबंदर, या नागपुर और सिलीगुड़ी। तो हमारा सिलिचर एवं पोरबंदर है, ठीक है, इसको सिलिचर कर देना तथा पोरबंदर, ठीक है, सिलिचर तथा पोरबंदर ना, ठीक है, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है, सिलिचर तथा पोरबंदर। ठीक है, सिलिचर तथा पोरबंदर, ठीक है, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखो, इनमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट है जो अंतः स्थलीय और अधिकतम गहराई का पत्तन है तथा पूर्ण स्थित है या पूर्ण सुरक्षित है? तो हमारा विशाखापट्टनम है। विशाखापट्टनम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ। तो अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ 39 नंबर क्वेश्चन, दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान कहलाता है। अगर दो राज्यों के मध्य वस्तुओं का आदान प्रदान होता है तो उसे क्या कहते हैं? राज्य को बच्चा राष्ट्र कह सकते हो, और दो राज्यों को राष्ट्रीय भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारा हो जाएगा राष्ट्रीय व्यापार। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय व्यापार। अगर दो देशों के बीच होता है तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार। आंतरिक व्यापार जब अंदर से व्यापार होता है। 40 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1950 में, या 1953 में, या 1960 में, या 1998 में। तो 1953 में जो है भारत में परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है? बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है? सामूहिक सरकार, या सामुदायिक सरकार, या राज्यतंत्र, या एक पक्षीय सरकार? तो बच्चा मैं आपको बता देता हूं, इसका राइट आंसर होगा सामुदायिक सरकार। कौन सा है? सामुदायिक सरकार। हमारा ऑप्शन नंबर ख जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका 42 नंबर क्वेश्चन है, श्रीलंका राष्ट्र कब घोषित हुआ? जो श्रीलंका है वो राष्ट्र राज्य कब घोषित हुआ? स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ? आपका है 1947 में, या 1948 में, या 1950 में, या 1945 में। जो श्रीलंका है, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? 1948 में। कब? 1948 में जो है श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 42 है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर हमारा 43 है कि बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है? विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य, या शासन के विभिन्न अंगों के मध्य, या केंद्र और राजतंत्र के मध्य, या फिर राज्य जो आपका राज्य होता है राज्य सरकार और सामूहिक सरकार के मध्य? तो इसका राइट आंसर होगा विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य। विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य हमारा हो जाएगा 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला है, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तो वो हमारा बहुसंख्यक वर्ग है सिंघली। कौन सा है? सिंघली। ऑप्शन नंबर ख हमारा बिल्कुल सही है, सिंघली, ठीक है। याद कर लेना, जितना क्वेश्चन बता रहा हूं सारे क्वेश्चन याद करके जाना, इसके बाद फिर और वीडियो नहीं आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, ठीक है। जितना क्वेश्चन इसमें बता रहा हूं सारे आप लोग याद कर लो, बस इसके बाहर नहीं आएंगे। अगला क्वेश्चन देखो 45 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखो यहां कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? इस चारों में से कौन सा राज्य है जो संघीय राज्य नहीं है? मणिपुर, या अरुणाचल प्रदेश, या हिमाचल प्रदेश, या दिल्ली? तो बच्चों कौन सा है जो संघीय राज्य नहीं है? तो बच्चों ये सब आपके राज्य है, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लेकिन दिल्ली जो है एक सिटी है, एक शहर है, ठीक है, ये कोई राज्य नहीं है, तो इसमें संघीय राज्य नहीं है, ठीक है। घा वाला सही है दिल्ली। महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है। महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित किसमें है? लोक
लोकसभा में या हमारा पंचायती राज संस्थाओं में या राज्यसभा में, ठीक है। तो हमारा जो महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है पंचायती राज संस्थाओं में, पंचायती राज संस्थाओं में, ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही है, ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं में, ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, 47 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। 47 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? राज्य कितने हैं संघीय राज्य, जो संघीय राज्य है? आपका 27 या 29 या 28 या 30? तो बच्चों 28 संघीय राज्य हैं भारत में कुल, अभी तक 28 यानी कि 28 संघीय राज्य हैं। अगला है प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है? जो प्रांतीय प्रशासन है उसका संचालन कौन करता है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल या मुख्यमंत्री या जिला अधिकारी? तो बच्चों जो प्रांतीय प्रशासन का संचालन करता है वो मुख्यमंत्री करता है। कौन करता है? मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर ग जो है बिल्कुल सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ग हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 39 आपका 49 देखो, ठीक है, 49, लोकतंत्र का सबसे अच्छा तरीका क्या है? लोकतंत्र का सबसे अच्छा तरीका देखो, विविधता को समाहित करना, ठीक है, एंड समरूप समाज बनाने का प्रयास करना, या विभिन्नता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना, या उपयुक्त सभी, या उपयुक्त सभी, ठीक है। तो हमारा जो हो जाएगा बच्चों वो उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर घ जो है बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर है महिलाओं के लिए समाज में बराबरी की मांग आंदोलन को क्या कहा जाता है? जो महिलाओं के साथ, जो महिलाओं की समाज बराबरी में मांग के आंदोलन को क्या कहा जाता है? भाई महिलाओं का आंदोलन को क्या कहा जाएगा? महिला मुक्ति आंदोलन? भाई मुक्ति थोड़ी नहीं देना है, नारीवादी आंदोलन या स्त्री शक्ति या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो वो हमारा हो जाएगा नारीवादी आंदोलन। नारीवादी आंदोलन हमारा 50 का खा वाला ऑप्शन सही है, नारीवादी। 51 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है, 51 नंबर क्वेश्चन कि भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो ये क्वेश्चन तो मैंने ऑलरेडी आगे पढ़ाया है, लेकिन कई टाइप से पूछ लेता है, ठीक है, अलग चैप्टर से है, ठीक है। तो वो हमारा पंचायती राज संस्थाओं में है, मैंने बता रखा है ना, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, दबाव समूह सरकारी नीतियों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? जो दबाव समूह है वो सरकारी नीतियों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? संगठन के द्वारा या एकजुटता के द्वारा या नियंत्रण के द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। बच्चों दबाव समूह जो है वो सरकारी नीतियों को किस प्रकार प्रभावित करता है? एकजुटता के द्वारा, एकजुटता के द्वारा हमारा प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 52 है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53, ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन पर फोकस करो कि निम्नलिखित में से किस एक देश को छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जाती है? ठीक है, भारत या नेपाल या पाकिस्तान या श्रीलंका? इसको पाकिस्तान कर लेना, ठीक है, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो कि चुनौतियों में लोकतांत्रिक व्यवस्था, ठीक है, कमजोर होती है या फिर मजबूत होती है, या मजबूर होती है या व्यवस्थित होती है? तो चुनौतियों में जो लोकतंत्र व्यवस्था है बच्चों, चुनौतियों में लोकतंत्र व्यवस्था वो हमारा मजबूत होती है। कैसी होती है? मजबूत। ऑप्शन नंबर ख हमारा सही हो जाएगा बच्चों, मजबूत होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अब आप लोग देखो, 35 नंबर क्वेश्चन पर फोकस करो, सॉरी 55 नंबर क्वेश्चन, 55। निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है? विकसित देश कौन सा है? ब्राजील है, भारत है, फ्रांस है या बांग्लादेश है? तो फ्रांस जो है एक विकसित देश है। क्या है? फ्रांस जो है एक विकसित देश है, ठीक है। अगला देखो 56 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन मानव विकास रिपोर्ट तैयार करता है? मानव, यहाँ आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा संगठन है जो विकास मतलब तैयार करता है, मानव विकास। तो वो हमारा अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण, मुद्राकोष या विश्व बैंक या यूएनडीपी या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ? तो वो है यूएनडीपी। यूएनडीपी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना यूएनडीपी। अगला क्वेश्चन देखो 57 देखो ध्यान से, कौन सा क्षेत्रक सबसे अधिक रोजगार देता है? कौन सा क्षेत्रक है जो सबसे अधिक रोजगार देता है? द्वितीय क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्रक या तृतीय क्षेत्रक या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा सही हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्रक। जो प्राथमिक क्षेत्रक है वो सबसे अधिक रोजगार देता है, प्राथमिक क्षेत्रक सबसे अधिक रोजगार देता है। अब आपका 58 है कि निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है, जो उत्पादन का साधन है वो कौन सा है ये आपको बताना है, ठीक है। पूंजी या सेवाएं या लाभ या कर? तो बच्चों उत्पादन का साधन हमारा पूंजी है। जब तक आपके पास पूंजी नहीं होगा तब तक उत्पादन नहीं कर पाओगे। कोई चीज करना है पूंजी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन यहां आ जाओ,
59 भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1982 में या 1985 में या 1984 में या 1986 में? तो भारत में जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है बच्चों वो 1986 में पारित किया गया। कब पारित किया गया? 1986 में। ठीक है, लास्ट 60 नंबर क्वेश्चन, ठीक है 60 नंबर क्वेश्चन। भारत में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाले 2 राज्य हैं। भारत के सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाले 2 राज्य हैं, ओडिशा और मध्य प्रदेश, बिहार और गोवा, या तेलंगाना और पश्चिम बंगाल, या सिक्किम और ओसोम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा और मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर का हमारा सही हो जाएगा ओडिशा और मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको 60 मोस्ट इंपोर्टेंट पूरे बुक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बता दिए, इससे बाहर नहीं आएगा, ये गारंटी ले लेना। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस आप लोग ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करके जाना, क्योंकि ये सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जितना मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाया इस वीडियो में, बहुत ज्यादा मेहनत करके प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, गाइड सब कुछ में से मिलाकर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वही मैंने लिया था। ठीक है, आज की इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर भी करना, अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ सके। तो चलो इस वीडियो में मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।